Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 10 October 2023. So now we come to the first news. The first news is the assembly elections in 5 key states in November. तो नवंबर में 5 states में इलेक्शन होने जा रहे हैं and the names of the states are छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जीएस में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि रिसेंटली किस स्टेट में इलेक्शन या तो हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न द नेम ऑफ दीज 5 स्टेट्स। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। इजराइल इम्पोजेस टोटल सीज ऑन गाजा, डेथ काउंट राइजेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वहां का एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास। ठीक है, तो एक तो नाम इस टेररिस्ट ग्रुप का इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब इजराइल ने क्या किया है कि सबसे पहले तो जो हमास ग्रुप है ये टेररिस्ट ग्रुप है। इजराइल और पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट है वो काफी पुराना है। ठीक है, हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था और सैटरडे को हमास ग्रुप के बहुत सारे टेररिस्ट ने इजराइल पे अटैक किया था जिससे अराउंड 1000 पीपल ऑफ इजराइल डाइड। ठीक है, अब काउंटर अटैक में इजराइल ने इस पे काउंटर अटैक किया है जिसमें गाजा में भी और हमास ग्रुप के काफी लोग मर गए। अब इजराइल ने उनकी सारी वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और गैस सप्लाई, सारी सप्लाई को बंद कर दिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। जज सिलेक्शन डिले नॉट एडवाइजेबल। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। जज सिलेक्शन डिले नॉट एडवाइजेबल। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसका सिलेक्शन 4 लेवल पर होता है। सबसे पहले होता है लोअर लेवल पर, और लोअर लेवल पर रिक्वायरमेंट क्या है, एलएलबी की डिग्री किसी पर्सन के पास होनी चाहिए और हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो पर्सन उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज, लोअर जज। ठीक है, लाइक मजिस्ट्रेट। सेकंड लेवल पर होता है हायर जुडिशरी। अब हायर जुडिशरी का मतलब यहाँ पर यह है जो एग्जाम से होता है, इसको बोलते हैं एडीजे का एग्जाम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 7 इयर्स का एडवोकेट की प्रैक्टिस चाहिए और अगर कोई पर्सन 7 इयर्स तक ऑलरेडी एडवोकेट रहा है या किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसके बाद ही इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट, और अगर पर्सन उसको क्वालिफाई करता है तो वो एडीजे बन जाता है। थर्ड लेवल पर देखें तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एंड फोर्थ लेवल पर देखें तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आज की न्यूज में हम बात कर रहे हैं इन 2 जजेस की। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित है आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जजेस से संबंधित है आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोनों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। अब हम समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई होता है, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये 5 जजेस किसी एडवोकेट का नाम सजेस्ट करते हैं। अब हाई कोर्ट के जजेस बनने की क्वालिफिकेशन अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो क्वालिफिकेशन है 10 इयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो जो भी व्यक्ति 10 साल तक किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहता है दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन है
either 10 year advocate of a high court or 5 years judges in a particular high court. तो जो व्यक्ति या तो 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो या 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, उस पर्सन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता। अब जो नाम है एडवोकेट के वो सजेस्ट करते हैं कॉलेजियम। ऑल्दो दिस वर्ड कॉलेजियम इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में यही होता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वर्ड लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है इनका अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट अपने सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं, रादर वो सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, जो कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ऐसा उनके लिए मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है हमारे देश में, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को इवॉल्व किया गया। और कॉलेजियम सिस्टम में जो ऑनरेबल जजेस होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, वो किसी पर्सन का नाम रिकमेंड करते हैं दैट दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन लोगों के नाम को क्लियर करती है, ठीक है। तो ये जो नाम रिकमेंडेड नेम्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में चले जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और जब ये नाम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट को क्लियर करती है, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक काइंड ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के नाम पर तो गवर्नमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती है, लेकिन कुछ लोगों के नाम पर गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या कॉलेजियम सिस्टम ने 10 लोगों के नाम रेफर करे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, जिसमें से 5 का नाम क्लियर कर दिया और 5 का नाम क्लियर नहीं किया। तो अब ये 5 का नाम क्लियर हो गया, दीज पर्संस कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी। लेकिन जिनका नाम क्लियर नहीं हुआ है वो अभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूज है वो कहती है कि जजेस सिलेक्शन डिले नॉट एडवाइजेबल। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस संजय कृष्ण कौल जी, उन्होंने कहा है कि इस तरह से अगर उनके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में डिले होगी तो ये एडवाइजेबल नहीं है। हाउ इट इज नॉट एडवाइजेबल, देखिएगा जो जजेस हैं वही तो जस्टिस करते हैं, और अगर लिटिगेंट्स को जस्टिस नहीं मिलेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जजेस इन द पर्टिकुलर कोर्ट, तो इट विल आल्सो अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। कौन सा राइट होगा, आर्टिकल 21 का राइट होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में फेयर प्रोसीजर इज इम्प्लिसिट, फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो अगर किसी पर्सन का ट्रायल 2 साल में होना चाहिए था, 5 साल में होना चाहिए था, और वो ट्रायल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ जजेस 10 साल में हो रहा है, so it also amount to the violation of that person. So this is important. Now we come to the next news. क्लॉडिया गोल्डन को मिला है 2023 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब क्यों मिला है, किस रिसर्च के लिए मिला है, फॉर रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप। बेसिकली शी इज द प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में अब तक 93 लोगों को मिला है, जिसमें से शी इज द थर्ड वन टू विन द नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम इनका कंट्रीब्यूशन समझते हैं। तो बेसिकली शी हैज स्टडीज 200 years research, and on the basis of this research of 200 years she found that कि although there is a despite continued economic growth, कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जो वुमेन्स का पे है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। ये इनकी रिसर्च है। अब मतलब अगर एक ही फील्ड में एक मेल और एक फीमेल काम करते हैं तो कंपैरेटिवली जो मेल की सैलरी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द फीमेल सैलरी। ये रिसर्च इन्होंने 200 साल की पढ़ी है और उसके आधार पर इन्होंने ये फाइंडिंग्स दी हैं। अब इनकी रिसर्च केवल प्रॉब्लम बताती है एंड शी डज नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू दिस
प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि हाउ दिस गैप कैन बी फिल्ड, इस गैप को, जो गैप है बिटवीन द सैलरी ऑफ द फीमेल एंड द मेल, हाउ दिस गैप शुड बी फिल्ड, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर और द लॉ मेकर्स। ठीक है, अब अगर हम इसका इंडिया के रेफरेंस में देखें, सो देयर इज आर्टिकल 39D, 39 क्लॉज डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या है कि अगर एक ही काम को मेल करता है, सिमिलर काम अगर फीमेल करती है, तो दोनों की जो पेमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल 39D कहता है। अब ये आर्टिकल 39D क्या है? 39D इज द पार्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ऑल्दो दिस इज नॉट जस्टिसेबल, जस्टिसेबल का मतलब यह है कि अगर एक फीमेल को कम सैलरी मिल रही है, तो by virtue of the violation of this article she cannot go to court, but she can approach to court under article 14 of the constitution of India, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी को बताता है। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल को कम सैलरी मिल रही है इन कंपैरिजन टू द मेल, देन her right to equality is deemed to be violated and she would have the right to approach directly to Honorable Supreme Court under Article 32 of Constitution of India. Now we come to next news. Now, Tamil Nadu Assembly adopt resolution seeking release of Kaveri waters from Karnataka. तो ये कावेरी वाटर जो है हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की न्यूज में क्या है कि तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और ये रेजोल्यूशन में इनकी डिमांड क्या है कि कर्नाटका को वाटर रिलीज करना चाहिए फॉर तमिलनाडु, क्योंकि वाटर जो है एक बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, अब इस रेजोल्यूशन को सभी पार्टी ने सपोर्ट किया है एक्सेप्ट बीजेपी, बीजेपी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट। हाई कोर्ट ACB कोर्ट dismisses Naidu's bail plea in skill development case. So former चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, और ये अभी जेल में है बिकॉज ऑफ स्कैम इन द स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा बेल के बारे में समझेंगे। तो बेल का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम द जुडिशियल कस्टडी, रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी। अब बेल जो है, जो ऑफेंसेस हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज बेलेबल एंड अदर इज नॉन बेलेबल। बेलेबल का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है, देन ही कैन सीक द बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, कोर्ट उसको बेल देने से मना नहीं कर सकता। एंड बेल इन दिस केस कैन बी ग्रांटेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर बेल कोर्ट भी दे सकता है और पुलिस भी दे सकती है। दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इफ समबडी हैज कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, देन that person cannot demand bail as a matter of right, rather it will depend upon the discretion of the honorable court whether the bail should be given to that person or not. तो यहाँ पर कोर्ट पे डिपेंड करेगा क्या उस पर्सन को बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि क्या कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? इसके लिए CRPC की फर्स्ट शेड्यूल में हमको देखना होता है और वहां पर हर ऑफेंस के अपोजिट में लिखा हुआ है whether this offense is bailable or not bailable. अब यहाँ पर जो बेल है हमारी, वो तीन प्रकार की होती हैं, काइंड्स ऑफ बेल। पहला होता है डिफॉल्ट बेल, जो कि सेक्शन 167 CRPC में दी गई है। दूसरा है आपका रेगुलर बेल और नेक्स्ट है आपका एंटीसिपेटरी बेल। डिफॉल्ट बेल क्या है? सेक्शन 167 कहता है कि जनरल रूल ये है कि कुछ मामलों में पुलिस को 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है और कुछ मामलों में पुलिस को 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है।
तो ये टाइम जो दिया गया है, इट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। तो अगर लॉ ने कहा है कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में बेल इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट होने चाहिए, या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट होने चाहिए। अब अगर पुलिस 60 या 90 डेज में, एज द केस में भी, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं करती है, ठीक है, तो एक्यूज के पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है। तो डिफॉल्ट बेल का मतलब ये है कि when there is a default on the part of police in conducting the investigation, तो यहाँ पर एक्यूज के पास एक राइट आ जाता है, क्योंकि राइट है उसका, और अगर मिस्टेक पुलिस के द्वारा की गई है तो पुलिस की मिस्टेक के लिए उसको नहीं पनिश किया जा सकता। सेकंड हमारा रेगुलर बेल होता है। तो ये सेक्शन 436 437 में दिया हुआ है। रेगुलर बेल का मतलब ये है कि जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और वो जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में चला जाता है, तो वो बेल अपनी अप्लाई करता है। तो अगर किसी पर्सन को बेल मिल जाती है, तो जब तक उसको फाइनल पनिशमेंट मिलती है उस केस में, ठीक है, तब तक वो पर्सन बेल पे रहता है, एंड इट इज नॉन एज रेगुलर बेल। थर्ड वन इज द एंटिसिपेटरी बेल। इससे संबंधित जो सेक्शन है वो है हमारा 438 सीआरपीसी। एंटिसिपेटरी बेल केवल कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट ही दे सकते हैं, ठीक है, और कोई कोर्ट बेल नहीं दे सकता। अब एंटिसिपेटरी बेल जनरली दी जाती है पॉलिटिकल राइवलरी वाले मैटर। अब अगर किसी पर्सन को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो किसी अपराध में अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, तो वो कोर्ट में अरेस्ट होने से पहले वो कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है। अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ उसके पास इस तरह के उसकी जेन्युइन केसेस है, जेन्युइन सिचुएशन है कि उसको झूठा किसी केस में फंसाया जा सकता है, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको एंटिसिपेटरी बेल देते हैं। उसकी बेल को रेगुलर करने से पहले कोर्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंसर्न एसपी को भी नोटिस देते हैं। जब उसकी बेल, अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, तो जैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट करने आएगी वो पुलिस को एंटिसिपेटरी बेल दिखा देगा, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। Now we come to this, the silence around the state seizure of India's press. तो basically this editorial news जो है, this is regarding the freedom of press in India. अब जो ये freedom of press है, ये क्या कहते हैं? बेसिकली ऑथर कहते हैं इसमें कि एक केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये जो केस है ये ड्यूरिंग इमरजेंसी का है। हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी हुई थी 1975 में, उसके रिगार्डिंग इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर किसी पर्सन को इलीगल डिटेन किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो उस पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला जाए ड्यूरिंग द कॉन्टिनेंस ऑफ इमरजेंसी। ऐसा कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। लेकिन यहीं पर जो जस्टिस खन्ना थे, इन्होंने डिसेंट ओपिनियन दिया। डिसेंट ओपिनियन का मतलब है कि वो इस व्यू से एग्री नहीं थे कि अगर किसी पर्सन को ड्यूरिंग द इमरजेंसी अरेस्ट किया गया है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट नहीं है। अब हम इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट समझते हैं। इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल 352 से 360 तक दिए गए, और 350 तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं हमारे यहाँ पर। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 358 कहता है कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। तो जो भी हमारे आर्टिकल 19 में फ्रीडम दी गई है, 6 फ्रीडम दी गई हैं, इनके वायलेशन के लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ऐसा आर्टिकल 358 कहता है। आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ये ऑर्डर में लिख सकते हैं कि किसी भी पर्सन को कोई फंडामेंटल राइट अवेल नहीं होगा और उसके सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे
ठीक है, एक्सेप्ट टू राइट्स, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 और 21। तो बेसिकली 358 और 359 में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि 358 में आर्टिकल केवल 19 को सस्पेंड किया जा रहा है और 359 में आर्टिकल 20 और 21 दोनों को सस्पेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये डिसीजन दिया एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में कि अगर किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन होता है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन जस्टिस खन्ना जो है वो इस व्यू के अपोजिट थे। अब उसके बाद में हमारे पास डिसीजन आया 2018 का जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और सिमिलरली इसमें यह भी कहा कि किसी भी पर्सन को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को इस तरह से नहीं कंपेल किया जा सकता कि वो अपने आप में गवाह बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑथर की कुछ कंसर्न है, जैसे कि हमारे देश में टिल मई 2023 तक 44 मीडिया एंटिटीज पर पुलिस की रेड पड़ी है। ठीक है, तो ऑथर का कंसर्न इसमें यह है कि जो हमारी सीआरपीसी है, जो पुलिस को सर्च एंड सीजर की पावर देती है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं है। एंड दिस गिव्स द आर्बिट्रेरी पावर टू द पुलिस टू सर्च एंड सीजर, जिससे क्या होता है कि जो राइट्स हैं लोगों के, वो राइट्स वायलेट होते हैं। और यही रीजन है कि जो अगर आप देखेंगे इंडिया की जो रैंक है किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है इट इज 161 आउट ऑफ 180। तो टोटल 180 जो रैंक होती है उसमें से इंडिया की रैंक को 161 है, तो ये कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो मतलब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको शो करता है कि किस कंट्री में प्रेस को कितनी फ्रीडम। नाउ फिर इनका कंसर्न ये है ऑथर का कि अगर पुलिस को आर्बिट्ररी पावर दी जाती है, ठीक है, तो उस आर्बिट्ररी पावर की वजह से उस पर्सन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, यानी कि जो राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, वो वायलेट होता है। सिमिलरली ऑथर ने साइड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन इन द केस ऑफ वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें कहा कि दैट एन अरेस्टेड इंडिविजुअल कैन इंडीड बी coerced टू अनलॉक देयर स्मार्टफोन, ग्रांटिंग लॉ एनफोर्समेंट अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनल डेटा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, केस का नाम है वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को कोर्स कर सकती है। कोर्स का मतलब है डरा धमका सकती है, और ताकि वो अपने फोन को, स्मार्टफोन को अनलॉक करे। अब अगर हम ये पुलिस को ये राइट्स देते हैं इस तरह का कि पुलिस किसी को कोर्स कर सकती है, डरा धमका सकती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि पुलिस की जो एक्सेस है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के प्राइवेसी के डेटा तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो जब राइट टू प्राइवेसी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, जैसा कि जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी ने कहा, और दूसरी तरफ हम पुलिस को आर्बिट्ररी पावर दे रहे हैं कि वो किसी भी के डेटा को एक्सेस करके। तो ये दोनों व्यू जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। इसलिए इसमें ऑथर ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। व्हाई सो? बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ गलत होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये राइट्स इंडिविजुअल के प्रोटेक्ट करने चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरिया। अब हम समझते हैं शेड्यूल्ड एरिया क्या है। देखिएगा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको 4-5 भागों में बांटा हुआ है। पहला जनरल कैटेगरी, नेक्स्ट है हमारा
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं। थर्ड इज ओबीसी, फोर्थ इज एससी और फिफ्थ इज एसटी। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। अब ये जो एसटी हैं, इनके पास आर्टिकल 29 में ये फंडामेंटल राइट है कि ये अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा के रख सकते हैं। दिस इज देयर फंडामेंटल राइट। अब इसीलिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की 5th एंड 6th शेड्यूल वो शेड्यूल्ड एरिया को डील करती है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं। 12th में से शेड्यूल 5th एंड 6th जो है, दीज डील्स विद द शेड्यूल्ड एरिया। अब यहाँ पर ऑथर का कंसर्न ये है कि जो एसटी की पॉपुलेशन है वो पूरे देश की पॉपुलेशन के 8.6% है, और एसटी का जो वो है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, वो शेड्यूल्ड एरिया पूरे भारत के एरिया के 11.3%। आर्टिकल 44 जो है वो डील करता है शेड्यूल्ड एरिया, और जो 5th शेड्यूल है, दिस इज एप्लीकेबल टू द 4 स्टेट्स। वन इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे। शेड्यूल्ड 5th इज एप्लीकेबल टू 4 स्टेट्स ओनली, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि शेड्यूल 6 है वो जनरली किसकी बात करती है, ट्राइबल एरिया की बात करती है। अब कंसर्न यहाँ पर ऑथर का यह है कि बहुत सारे हमारे एसटी पॉपुलेशन है जो कि इसमें कवर नहीं होती। ठीक है, ये जो एसटी पॉपुलेशन है ये 10 स्टेट्स में स्प्रेड हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। इन देशों में एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्टेट को शेड्यूल्ड एरिया डिसाइड कराना है तो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसर्न स्टेट है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक एससी काउंसिल, एसटी काउंसिल बनाते हैं। एसटी काउंसिल में 20 लोग होते हैं, और जैसे मान लिया किसी विलेज में बहुत सारे लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया डिसाइड किया जाए। ठीक है, तो प्रोसीजर उसका ये होगा कि एक वो 20 लोगों की एक काउंसिल बनाएंगे। काउंसिल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नर को, और गवर्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट पर फाइनल डिसाइड करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, then honorable president can declare particular area as a scheduled area। तो जैसे ही वो शेड्यूल्ड एरिया हो जाएगा तो वहां पर एसटी लोगों के राइट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 उनको क्या कहता है, वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर कर सकते हैं। तो जनरल रूल ये होता है कि जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया होते हैं उनमें उनमें जो एसटी लोग हैं उनका डोमिनेंस होता है, और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और हमारे सीआरपीसी और सीपीसी भी एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, क्यों? सीआरपीसी एंड सीपीसी आर रिलेटेड टू द ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। तो ऐसा माना जाता है कि दे पीपल डू नॉट कमिट मोर ऑफेंसेस। लेकिन अब अगर ऐसा लगता है कि वो लोग ऑफेंस कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है, जैसे कि 10 स्टेट गवर्नमेंट हमने अभी आपके साथ डिस्कस करी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो उस एरिया में भी क्या करा देगी, उस एरिया में भी पुलिस सीआरपीसी को एप्लीकेबल करा देगी। ठीक है, अब इस पर एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक कमेटी है भूरिया कमेटी। ठीक है, तो यू शुड नोट डाउन दिस नेम ऑफ भूरिया कमेटी। तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, ये रहा, द भूरिया कमेटी रिकॉग्नाइज अ फेस टू फेस कम्युनिटी, a hamlet or a group of hamlet managing its own affair to be basic unit of the self-governed in the scheduled area। तो अगर भूरिया कमेटी से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा द भूरिया कमेटी इज एसोसिएटेड विद द शेड्यूल्ड एरिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज।
व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली ये मल्टी डायमेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इसमें क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे डेटा को एक साथ एक्सेस कर लेता है, ठीक है। लाइक वो यूट्यूब पे वीडियो है ना, इमेजेस हैं, इनको एक साथ एक्सेस करके फिर वो क्या करता है कि इसको यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने बहुत सारी ह्यूमन वॉइस का सैंपल देखा, ठीक है। अब ह्यूमन वॉइस का सैंपल कहाँ पर, गूगल पे मिल सकता है, यूट्यूब पे मिल सकता है और अदर फेसबुक, इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये एआई मल्टी डायमेंशनल मल्टी मॉडल क्या करेगा, इसको एक नई ह्यूमन वॉइस बना देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसने बहुत सारी पिक्चर्स देखी तो ये एक नई पिक्चर जनरेट कर देगा। तो इसको जो हमारी एआई कंपनीज है वो बहुत ज्यादा अभी यूज कर रही है, ठीक है। तो गूगल अपना एक टेस्ट कर रही है मल्टी डायमेंशनल मल्टी मॉडल एआई, जिसका नाम है जीमिनी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसका नाम है जीमिनी, ये नोट कर लें, GEMINI। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.